हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम, लैपटॉप ट्रेनर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि आज हम वो बताने जा रहे हैं जो कि आजकल के जो लेटेस्ट बोर्डों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं कि आपने बहुत सारे बोर्डों को ऑलरेडी मार्केट में रिपेयर कर रहे होंगे या रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो लेकिन आज के टाइम में जो 11 और 12th जनरेशन के जो लैपटॉप आ रहे हैं, तो जिसके अंदर हम जानते हैं कि एक VRM आईसी होता है। VRM आईसी यानी कि आज के टाइम में ये वाली जो आईसी है हमारी, वो प्रोग्रामेबल आईसी हो चुकी है। और जिसमें आपका हम बात करें कि जो आईसी यानी कि हमारे बोर्ड में होता है, आजकल के जो आईसी आ रही है वो एमपीएस आईसी आ रही है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एमपीएस आईसी की प्रोग्रामिंग के बारे में कि हमारे बोर्ड में 11, 12 और 9th ये सभी जनरेशन में देखने को मिलता था, जो खास करके पहले के टाइम पे और पहले के समय में ज्यादातर ग्राफिक में देखने को मिलता था। आज के अब हमारे लेटेस्ट लैपटॉप में भी ये चीजें देखने को मिलता है, कि जिसमें आज हम जानेंगे कि एमपीएस आईसी को किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे और एक एक चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक हमारा VRM आईसी होता है और उसे प्रोग्राम करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उस टूल के बारे में भी बात करेंगे और लाइव हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, जिससे कि आपको एक एक चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं एमपीएस आईसी कैसी होती है। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे बोर्ड में जो आईसी आती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये देखिए, ये जो हमारी आईसी लगी है वो VRM आईसी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि VRM आईसी कैसे पहचानी जाती है, तो आप सभी को पता होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां से। चलिए दोस्तों, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये है हमारा VRM आईसी। VRM आईसी आप सभी लोग पहचानते होंगे, ऑलरेडी मार्केट में रिपेयर कर रहे हैं या बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपके लिए भी है और इस चीजों को अच्छी तरीके से समझे। अब यहां से देखेंगे, सबसे पहला तो हमारे पास एक आईसी को चलने के लिए चाहिए क्या क्या होता है। तो देखिए, एक तो हमें इनपुट वोल्टेज चाहिए, जो कि यहाँ पे VDD लिखा हुआ, जो कि ये वोल्टेज एक चाहिए होगा हमें। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला एक तो इनपुट वोल्टेज चाहिए जो 3.3 वोल्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक वी इन का पिन है, जो कि यहाँ पर लिखा है वी इन सेंस। वी इन सेंस से आपको यह पता चलेगा कि यहाँ पर हालांकि वोल्टेज जो आ रही है वो आपका कॉमन पॉइंट से आ रही है, यानी 18 वोल्ट के आसपास। तो अब यहां से क्या है कि इससे आपका यह सेंस करेगा कि लैपटॉप आपका बैटरी मोड पे चल रहा है या एडाप्टर मोड पे चल रहा है। क्योंकि बैटरी मोड पे चल रहा होगा या एडाप्टर मोड में चलेगा, उसी अकॉर्डिंग यह हमारी VRM आईसी PWM की सिग्नल को जनरेट करता है और हमारे बोर्ड में जो लगे होते हैं DR मॉस, उसको जाकर के इनेबल करता है। तो यहां से ये चीज तो हमारा इनपुट की हो गई। अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग की बात करें तो एक तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए होगा हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक डेटा चाहिए हमें और एक क्लॉक चाहिए। यानी कि यह 3 पिन हमें चाहिए होगा। VCC आपका बोर्ड से मिल जाएगा। अगर बोर्ड से पावर नहीं है तो आप मैन्युअली उसको पावर दे सकते हैं, और आपने अपने आईसी को अलग अलग से देखना पड़ेगा। आपका आईसी 5 वोल्ट है उसका इनपुट या 3.3 है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको पावर दे आप। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन करेगी वो किस तरीके से होगी। और उसके बाद ये है हमारा 21 नंबर पिन इनेबल का। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो पिन है हमारा वो इनेबल का है, जो 21 नंबर पिन है। और यहां से आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आएगी, जो इनेबल आ रही है वो कोड के लिए इनेबल आ रही है। तो साफ साफ पता चलता है कि ये हमारा क्या है, VRM आईसी है। और यहां पर देखेंगे दूसरा नंबर पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो हमारी है आईसी का नंबर है, जिसमें लिखा हुआ है MP2940A, यानी ये हमारी आईसी है। जो अभी के टाइम पे हमने क्या किया है कि हमारे बोर्ड के अंदर ये VRM आईसी खराब हो चुकी थी, जिसके कारण हमने एक नई आईसी खरीद के लाया है। और उस आईसी के अंदर अभी मैं जो इसके अंदर पुराना डेटा था
वही डेटा को मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, राइट करने वाला हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत सारी आईसीयू का हमने ऑलरेडी बैकअप रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप प्रोग्राम करेंगे। देखिए, उसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर फेज कितनी है। तो फेज जैसे कि आप देखते होंगे कि वीआरएम सेक्शन के अंदर क्या होता है, बोर्ड के अंदर किसी में 2 कॉइल होती है वीआरएम की, किसी में 3 होती है और किसी में 4 होती है। तो जिस तरीके से आपका बोर्ड होगा उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और कुछ बोर्ड में ऐसे भी होते हैं, एक ही वीआरएम की कॉइल होती है और बाकी जो होती है अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अब मेनली हमें यह जानना पड़ेगा कि यह वीआरएम आईसी और कितने टाइप के वोल्टेज को कंट्रोल करता है, यानी वोल्टेज रेल्स हम कहते हैं इसको, जिसमें कि हम जानते हैं कि वीआरएम आईसी आप लोग मार्केट में ऑलरेडी रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कई सारे बोर्डों में कि वीसीसी एसएस सेक्शन को भी हमारा वीआरएम आईसी पीडब्ल्यूएम का सिग्नल भेजता है। उसके बाद हम बात करें कि वीआरएम सेक्शन यानी आपका कोर वोल्टेज के लिए जो डीआरमॉस लगा होता है, उसके लिए भी आपको एक इनेबल पीडब्ल्यूएम का सिग्नल ये भेजता है और ग्राफिक सेक्शन को भेजता है। यानी ये 3 तरीके से रेल्स को बनाता है। और यहां पर जो हमारा बोर्ड है, यहां पर देख सकते हैं जैसे कि यहां पर भी पीडब्ल्यूएम का जो सिग्नल निकल रहा है वो 3 निकल रहा है। यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 24 नंबर पिन है, 23 नंबर पिन है और 22 नंबर पिन है, ठीक है। और यहां से जो ये निकल रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके लिए जा रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ मेरे में लिखा हुआ है कि यह वीआरएम आईसी जो मैं यूज कर रहा हूं ये ओनली फॉर किसके लिए है, कोर के लिए। यानी 3 हमारे पास इस बोर्ड में हमारे पास जो कोर की कॉइल होंगी वो टोटल 3 होंगी। तो यानी ये टोटल 3 फेज हैं, 3 रेल्स नहीं है, ओनली फॉर एक ही वोल्टेज के लिए है, यानी कोर वोल्टेज के लिए। अब यहां पर देखेंगे ये 3 वोल्टेज, अब ये जो तीनों जा रहा है वो कहां के लिए जा रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं और कंफर्म करा देता हूं मैं आपको कि क्या किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे ये आपको टोटल मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा वीआरएम आईसी है। देखिए ये हमारा डीआर माउस है, ये हमारा क्या है, डीआर माउस है। जैसे कि मैं यहां पर दिखाता हूं, डीआर माउस का नंबर क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे डीआर माउस का नंबर है एमपी, जैसे कि यहां पर देख पा रहे होंगे। और डीआर माउस का जो नंबर है वो क्या है, एमपी 86941, ये हमारा डीआर माउस का नंबर है। और यहां पर देखेंगे ये 15 नंबर पे पीडब्ल्यूएम का एक सिग्नल आएगा, बाकी इनपुट आएगा। वो सारी चीजें आने के बाद यह आईसी हमारा क्या करेगा, यह काम करेगा। तो यहां देखिए यहां लिखा पीडब्ल्यूएम कोर 1, यानी एक कोर के लिए है यहाँ पे। और ये भी वोल्टेज जो निकल रहा है, ये फेज का जो वोल्टेज है एसडब्ल्यू जो देख पा रहे हैं आप, यह वोल्टेज जो निकल रहा है वो किस चीज के लिए जा रहा है, तो ये आपका जा रहा है कोर वोल्टेज के लिए, यानी ये कोर वोल्टेज निकाल रहा है। तो सिंपली हम चलते हैं यहाँ पे, एक तो हमने दिखाया और दूसरा देखेंगे तो ये भी हमारा कोर ही निकाल रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहेंगे। तो टोटल मेरे पास जो है यहाँ पे 3 डीआर मॉस लगे हुए हमारे बोर्ड के अंदर। एक दूसरा हमारा ये हो गया, ये दूसरा नंबर वाला हो गया, और ये हमारा हो गया तीसरा नंबर वाला, जिसके अंदर क्या है, ये भी हमारा एक डीआर मॉस ही है और ये भी है हमारा कोर के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारा कोर वोल्टेज के लिए ही है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया ये तीनों हमारा कोर के लिए है। जैसे तीसरा नंबर वाला है ये, और ये हमारा दूसरा नंबर है, और ये हमारा फर्स्ट नंबर है। तो यानी टोटल इसके अंदर डीआर मोस जो लगा हुआ है 3 लगा हुआ है। अगर इन तीनों को हमें अगर अप करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जब आप मार्केट से एमपीएस आईसी को खरीद के लाएंगे तो वो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम नहीं होता है, और आपको क्या करना होगा अपने मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक ही नंबर के आईसी अलग अलग बोर्डों में लगाई जाती है। जैसे कि हमारे 2940 है ये आईसी, तो 2940 का और भी बोर्डों में लगा होगा जिसमें अलग अलग तरीके से काम कर रहा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, अलग अलग बोर्ड के अनुसार उसके अनुसार आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास बैकअप का भी होना जरूरी है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड के अंदर प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे, और वो चीजों को मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कि कैसे प्रोग्रामिंग करना होता है एमपीएस आईसी को, और उसके लिए कौन से प्रोग्रामर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अब प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोग्रामिंग करना होता है। तो देखिए ये हमारे पास एमपीएस प्रोग्रामर है, और जो हम मार्केट से मंगाए ऑलरेडी, आप भी मंगा सकते हैं।
और ये देख सकते हैं कि ये इसी के साथ में मिलेगा आपको पीसीबी, जिसके अंदर आपको एमपीएस आईसी अलग अलग नंबर के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा अपने बोर्ड के ऊपर देख करके। ये चीज़ें होगी हमारी, और इसके साथ कुछ केबल और कनेक्टर्स मिलेंगे जो कि ऑलरेडी हम इसको यूज करेंगे। तो इसको हम फिलहाल बॉक्स को कर देते हैं साइड। और ये देखिए आपका एमपीएस है, तो जिसके अंदर क्या करना है, ये आपको साथ में एक डोंगल मिलेगा यूएसबी का, और जिसको क्या करना है इस पीसीबी के ऊपर आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देनी है। और ये जो केबल है इस केबल को यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमारे पास जो एमपीएस जो थी 29 और 40 का था, तो जो हमने यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद ये साइड में आपको दिया होगा, तो इस तरीके से आप इसको क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है फिलहाल, और कनेक्टिविटी होगी। और ये हमारा सिस्टम से ऑलरेडी अटैच है, तो जिसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा, सिंपल। और ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच है जो पावर के लिए होता है। तो अब यहाँ से देखेंगे किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे नोटबुक कोड पावर मॉनिटर प्रोग्रामर, आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग दिख रहा होगा आपको, जिसको ये सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें इस्तेमाल करनी है। इसको ओपन करना है आपको, और ये भी हमारा ओपन हो जाएगा। फिर उसके अंदर हम देखेंगे, ये देखिए ये हमारा जो है प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यूएसबी इज़ नॉट कनेक्टेड ऑफलाइन मोड। यानी कि अभी जो है हमने प्रोग्रामर जो है इस सॉफ्टवेयर के साथ अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही हम ये ऑन ऑफ स्विच को प्रेस देंगे तो बोर्ड में क्या हो जाएगा, हमारा पावर आ जाएगा। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो एलईडी ग्लो कर जाएगी। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा था ऑफलाइन मोड का, वो आपका हट जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि अभी तो हमने इसमें एक ही आईसी लगाई, तो यहाँ मल्टीपल आईसी भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्कैन मोड यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या करना है, स्कैन बटन को दबाना है। तो जो भी इसमें आईसी लगी होगी वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे देखिए अभी मैंने इसको जैसे रीड किया तो यहाँ पर बता रहा है फाइंड डिवाइस एड्रेस एमसीयू कोड जो है हमारा, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो लगा है MPS 2940A0 और पीएम बस एड्रेस। सबसे ज़्यादा देखो मेन इम्पॉर्टेंट यही है, पीएम बस एड्रेस को ही हमें देखना होता है कि पीएम बस एड्रेस क्या है इसका। अभी पीएम बस एड्रेस है 22 है हमारा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पीएम बस 22 है। और यहाँ से मैं ओके करता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा आईसी यहाँ पर डिटेक्ट कर चुका है। और हमारे पास जो है इसके अभी क्या करना है, हम अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। तो देखिए क्या है, तो मेरे पास जो है जिस बोर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो NM हाइफन और ये क्या लिखा हुआ है D34, और ये हमारा जो है 3 फेज का है, जो कि आपको हमने अभी दिखाया था कि हमारे बोर्ड में ये जो है 3 फेज का है। तो 3 फेज मैंने आपको दिखाया था क्योंकि 3 VRM का कॉइल था, इसलिए 3 फेज थे। और यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको तो इसका पीएम बस एड्रेस क्या है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइस का जो पीएम बस एड्रेस है यहाँ पे जो 20 है। सबसे पहला तो हमें ये देखना होगा क्योंकि पीएम बस एड्रेस जो है इसका 20 है और यहाँ पर दिख रहा है 22। सबसे पहला तो हमें ये करना होगा यहाँ पे जा करके कि पीएम बस एड्रेस इनपुट पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद पीएम बस एड्रेस जो है जो 20 है, हमें क्या करना है इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। लेकिन मैं आपको सेट करने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि ये हमारा बिल्कुल फ्रेश आईसी है जो मार्केट से खरीदा हुआ आईसी है। सबसे पहले मैं इसका बैकअप दिखाता हूँ आपको, बैकअप ले करके क्या हमारा ये प्रोग्रामर जो इसके अंदर फाइलें हैं वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ से रजिस्टर के ऊपर जाएंगे, रजिस्टर पे जाने के बाद आईसी भी है हमारा, और रजिस्टर के अंदर आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से CUR एक्सपोर्ट करके लिखा हुआ है, CYS एक्सपोर्ट करके लिखा, CYS करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम सिंपल। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बैकअप लेता हूँ, डेस्कटॉप पे रखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ MPS MP2940A यानी OLD ओल्ड फाइल है, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए फाइल हमारा सेव हो चुका है, और यहाँ से मैं मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा ओल्ड फाइल है
और ये हमारा न्यू फाइल है जो हमें प्रोग्राम करना है, क्योंकि रनिंग बोर्ड से हमने यह बैकअप लेकर के कई सारे डंप बनाए हुए हैं। अगर आपके पास डंप फाइल नहीं है तो उसके लिए आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने डंप एमपीएस बहुत सारे यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, अलग अलग मॉडल के हैं, हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग मॉडल के सभी चीज़ों का हमने यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। कई सारे हमारे पास बोर्ड का सभी चीज़ों का अवेलेबल आपके पास मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कई सारे बना के रखे हैं वहाँ पे। तो देखिए ये ओल्ड वाला है और न्यू वाला है। तो देखिए इसमें पीएम बस एड्रेस क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी ये जस्ट आपने देखा था 22 था, और जो कि हमें पीएम बस एड्रेस क्या चाहिए, तो ये देखिए दूसरे का मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरे का पीएम बस एड्रेस क्या है जिसे हमें चलाना है। तो भाई पीएम बस एड्रेस अगर सेम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम फाइल भी अलग होंगी, सारी चीज़ें अलग होंगी, जिसके कारण आपका मैच नहीं करेगा और जिसके कारण आपके बोर्ड में कोर वोल्टेज नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए पीएम बस एड्रेस, सबसे पहले तो हमें एड्रेस के ऊपर काम करना है। हमें एड्रेस क्या चाहिए, तो 20 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एड्रेस के ऊपर काम करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस को बदलेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एड्रेस बदलेंगे। तो एड्रेस बदल के हमें क्या डालना है यहाँ पे, तो देखेंगे एड्रेस में पहले इनपुट पे जाएंगे। इनपुट पे जाने के बाद पीएम बस एड्रेस क्या है, यहाँ पे 22 है। तो पीएम बस एड्रेस को क्या करना है, हमको 20 करना है। तो पीएम बस को 20 कर देंगे, और यहाँ पर देखिए फेज कितना दिखा रहा है, 1 फेज है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से इसको बैकअप लेंगे और यहाँ से जाकर के अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपडेट हो चुका है यहाँ पर, तो इसको अपडेट कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे पीएम बस एड्रेस अब क्या क्या हो गया, हमारा 20 हो गया। पीएम बस एड्रेस हमारा जैसे ही 20 हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर इसको प्रोग्राम करेंगे। तो अब किस तरीके से करेंगे वो चीज़ें देखेंगे। पीएम बस एड्रेस चेंज करके हमने 20 कर दी। अब इसके अंदर जो फाइल है, रजिस्टर पे जाइए। रजिस्टर पे जाने के बाद क्या करना है, इस फाइल को हमें बदलना है। तो जिसके लिए क्या करना है, बैकअप हमने ऑलरेडी ले रखी है, तो बैकअप का वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यू बायोस मतलब न्यू हमारा जो है एमपीएस आईसी है। अभी यहाँ से कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, CYS CMD पे जाएंगे, और हमने जो डेस्कटॉप पे रखा है ऑलरेडी निकाल करके, जो भी मॉडल का हम कर रहे हैं, तो मैं जो कर रहा हूँ ये कार्बन X1 9th जनरेशन का है, और ये लिनोवो का बोर्ड का है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, और ये हमारा बोर्ड नंबर है, 3 फेज का है। तो मैं इसको अपडेट करूँगा। अभी फेज 1 दिखा रहा था उसके अंदर, जैसे मैं इसको अंदर अपडेट करूँगा तो यहाँ पे ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल देखिए अपलोड हो चुकी है कम्प्लीटली, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे राइट टू MPT कर देना है आपको, और यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट डिवाइस। तो अभी यहाँ से मैं दोबारा करना चाहूँगा, यहाँ से यही है हमारा, सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर्ड होगी। अब यहाँ पे अभी मैं इनपुट पे जाता हूँ, और ये हमारा इनपुट है रजिस्टर्ड, और मेरा फाइल लगता है ओपन है, तो मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। CMD में जाता हूँ, और ये हमारी फाइल है, सेलेक्ट किया, और ये होगी कॉन्फ़िगर कंप्लीट होगी हमारी, और यहाँ से ओके कर देंगे, और यहाँ से राइट बटन पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि वो फाइल हमारा था ओपन था, जिस वजह से ये राइट नहीं हो रही थी। अब ये फाइल हमारी राइट हो चुकी है। फिर से मैं दोबारा इनपुट पे जाता हूँ। देखिए अभी फेस क्या दिखा रहा था, पहले 1 दिखा रहा था, अभी फेस क्या दिखा रहा है, 3 फेज दिखाना शुरू कर दिया ऑटोमेटिक, क्योंकि वो 3 फेज की ही हमारी कॉइल की सारी चीज़ें लगी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे राइट कर दी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रोटेक्शन मोड में क्या क्या है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फाइल हमारी राइट हो चुकी है, यानी प्रोग्राम हो चुका है हमारा फाइल। और यहाँ से अब देखेंगे मॉनिटर में आकर के, तो यहाँ पर VR हॉट है, और इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। पहले हम यहाँ से देखते हैं, इनपुट के अंदर जाएंगे। पीएम बस एड्रेस को सबसे पहले आपको बदलना है। पीएम बस एड्रेस को बदलने के बाद जो बैकअप फाइल है उसको राइट कर देना है। 3 फेज का दिखा रहा है। अब चाहे तो आपका मान लीजिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि 3 फेज में से 1 फेज का लाइन हमारा बर्न हो गया, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि 2 फेज कर दिया आपने, 2 फेज करके इसको अपडेट कर दो आप, तो आपका क्या होगा, 2 फेज ही चलेगी, 1 और 2 चलेगी, 3 फेज नहीं चलेगी, तीसरा फेज आपका नहीं काम करेगा। तो
तो एक फेज को आप बंद भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम 3 फेज ही रहने देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप आओगे तो इस चीज़ों को इनपुट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें दिखाई। और प्रोटेक्शन मोड में अब यहाँ पर क्या है, देखिए इनपुट टेम्प यानी टेम्परेचर के लिए यहाँ पे अब यहाँ पर देखेंगे ओ वी लिमिट है, यानी ओवर वोल्ट लिमिट के लिए है, यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन कह सकते हैं आप, जो कि 24 वोल्ट से अधिक अगर इस आईसी को सेंस होगा, जैसे कि हमने सेंस वाला लाइन दिखाया था वी इन का, वी इन एसएनएस लिखा हुआ था, जो मैंने आपको बताया था बैटरी मोड और एडाप्टर मोड। एडाप्टर मोड पे होगा तो वो चीज़ को सेंस करेगा वोल्टेज कितना है और कितना नहीं है, कि लैपटॉप हमारा एडाप्टर मोड चल रहा है या बैटरी मोड पे चल रहा है, ये चीज़ें सेंस करता है वीआरएम आईसी हमारी। तो उसके अकॉर्डिंग 24 वोल्ट तक है, अगर 24 वोल्ट से अधिक आएगी तो वीआरएम आईसी आपका यह सेंस करेगा कि ओवर वोल्टेज आ चुका है। उसके बाद क्या है आपका यूवी यानी अंडर वोल्टेज वार्निंग, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये आपका है 4.35 वोल्टेज है, अगर यह वोल्टेज है, अगर इससे नीचे वोल्टेज आई तो आपका क्या होगा कि वीआरएम सेक्शन कोर वोल्टेज बनाना बंद कर देगा और वो काम नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिखा है यूवीएल यानी अंडर वोल्टेज लो आउटपुट, तो यहाँ से क्या होगा ऑन, तो यानी कि 4.75 यानी कि बैटरी, जैसे कि मान लो कि हमारा लैपटॉप बैटरी मोड पे चल रहा है और बैटरी डिस्चार्ज होकर के 4.5 वोल्ट से नीचे आ गई, तो जिसके कारण क्या होगा, बोर्ड हमारा ऑन रहेगा। और जैसे यहाँ पे अंडर वोल्टेज लो यहाँ पर लिखा है, जैसे 4.32 तक जैसे इससे लो हुआ तो हमारा बोर्ड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए थर्मल प्रोटेक्शन है, यहाँ पे थर्मल प्रोटेक्शन। कई बार क्या होता है कि हमारा बोर्ड हीट होता है, ये सारी चीज़ें होता है, तो यहाँ पे अब यहाँ पर देखो नो एक्शन पे आप लगा दो कि यानी कि वी आर हॉट, यानी टेम्परेचर को सेंस करता है 120 डिग्री टेम्परेचर तब जाएगा और उसके बाद अपने आप भी बोर्ड को बंद कर देता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पे नो एक्शन करके यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो नो एक्शन यानी कि जब 120 टेम्परेचर तक भी हॉट हो जाएगा फिर भी ये काम मतलब जो है बोर्ड को बंद नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हैं आउटपुट के अंदर है, तो ये सारी चीज़ें हमने आउटपुट के अंदर सेट कर ली कि इसके अंदर विशेष छेड़छाड़ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो सीधा जाकर के अपलोड करना है। इसके अंदर भी कोई चीज़ें आपको चेंज नहीं करना है। इसके अंदर 3 बोर्ड मिलता है, पीएम बस एड्रेस है और पीवीआईडी रखी हुई है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस है तो जैसे आपके फाइल के अंदर जो भी होगी वो आपका राइट हो जाएगा और उसके बाद अपडेट कर देना। तो इसके अंदर कोई भी आपको बदलाव नहीं करनी है। और यहाँ पर देखेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे वी इन ओ वी यानी अभी हमने बताया था इनपुट ओवर वोल्ट के लिए है, और यहाँ पे इनपुट अंडर वोल्ट वार्निंग है, और वी इन अंडर वोल्ट लो है, और एमपीटी अभी जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका काम करेगा। तो ये आईसी पूरी तरीके से हमारा क्या हो चुका है, प्रोग्राम हो चुका है, और इसे हम अपने सिस्टम में अगर इस आईसी को अब हम प्रोग्राम करेंगे तो हमारे बोर्ड में अब कोर वोल्टेज को बनाएगा। अदरवाइज अगर सही से प्रोग्रामिंग नहीं हुई होगी तो आपका कोर वोल्टेज नहीं बनाएगा। तो मेनली इसके लिए डंप फाइल का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा कि हमने किस तरीके से एमपीएस आईसी की प्रोग्रामिंग की है, और ये सारा चीज़ें प्रोग्रामिंग हो चुकी है। पीएम बस एड्रेस को हमने बदला, उसके बाद जो बैकअप फाइल थी वो फाइल को हमने चढ़ाई, और बैकअप फाइल आपको किसी ना किसी वर्किंग बोर्ड से जैसे कि बैकअप बना करके आपको निकाल के रखना पड़ेगा। बैकअप डंप फाइल को इकट्ठा करनी पड़ेगी, जैसे हमने इकट्ठा कर रखा है। अगर आपके पास नहीं है डंप फाइल तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपको अवश्य डंप फाइल को प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।